हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो आज हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चल रहा है हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। इससे पहले के सारे टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो सब हमने कवर कर लिए हैं। तो ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो पहले जो ये लिखा हुआ है पहले उसे पढ़ते हैं एंड देन मैं आपको समझाऊंगी बहुत ईजीएस्ट वे में। When an electron excitation is applied on hydrogen gas at low pressure, a bluish ray is emitted when a ray of this light is passed through a prism. A spectrum of several isolated lines are obtained. The wavelength of various lines show that spectrum lines lies in visible, ultraviolet and infrared region. देखो सिंपल वे में समझाती हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस, राइट। अब बच्चे एक बात बताइए, हाइड्रोजन गैस का मतलब उसमें कोई एक एटम तो नहीं होगा। जब हम एक हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, राइट। अब देखो इसमें क्या है, मान लो ये है हमारा शेल नंबर n=4, ये है हमारा शेल नंबर n=3, ये है मेरा शेल नंबर n=2 और ये है मेरा शेल नंबर n=1, राइट। देखो अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यानी कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। अब कंसीडर करो कि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। मान लो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ बैठा है, राइट। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, राइट। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, एक हाइड्रोजन, मान लो मैंने कि दो हाइड्रोजन एटम n=4 पे बैठे हैं, दो हाइड्रोजन एटम n=3 पे बैठे हैं, एक हाइड्रोजन एटम n=2 यानी शेल नंबर 2 पे बैठा है, एनर्जी लेवल 2 पे। अब हमने क्या पढ़ा था अब तक? हमने काफी सारे लेक्चर में, तो आपके माइंड में आई थिंक बैठ गया होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आता है यानी कि उसकी डी एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन का मतलब लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में डी लगा दिया यानी कि डी एक्साइटेशन, यानी कि हायर एनर्जी शेल से हमारा लोअर एनर्जी शेल में आ रहा है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटेशन होगी तो बच्चे हमने पढ़ा है जब हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आता है हमारा इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रिलीज करता है। हम बोलते हैं ना कि जब लोअर शेल से हायर में जाता है यानी अपग्रेडेशन होता है, एक्साइटेशन, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। और जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आता है हमारा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी वो रिलीज करता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब मैं बोल रही हूँ कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो बच्चे वो एनर्जी की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहा है? हम एनर्जी, हमने क्या पढ़ा है? फोटोन्स। वो फोटोन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं डुअल नेचर, ठीक है। हमने वहां पढ़ा था फोटोन्स। तो वो एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या है? फोटोन्स है। तो वो क्या एमिट करेगा यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में? हम बोल रहे हैं एनर्जी रिलीज करेगा, यानी बच्चे वो फोटोन्स को रिलीज करेगा, वो फोटोन्स को एमिट आउट करेगा, राइट। उन फोटोन्स जो एनर्जी, यहाँ अब मैं एनर्जी बोलूंगी, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है दो इलेक्ट्रॉन्स की, और डिफर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो अब देखो हमारा n=4 एनर्जी शेल से आ रहा है, मान लो n=1 एनर्जी शेल पे, ठीक है। n=4 एनर्जी शेल से मेरा आ रहा है n=2 एनर्जी शेल पे। अब देखो क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा शेल नंबर 4 से शेल नंबर 1 पे आ रहा है और ये हमारा शेल नंबर 4 से शेल नंबर 2 पे आ रहा है। इनका डी एक्साइटेशन का जो ओरिजिन है, यानी कि शेल नंबर कहाँ से आ रहे हैं? 4 से डी एक्साइट हो रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? एक आ रहा है, ये वाला आ रहा है शेल नंबर 1 में, ये वाला शेल नंबर 2 में। अगर दोनों के दोनों शेल नंबर 1 में आते या फिर दोनों शेल नंबर 2 में आते तो हम कह सकते थे कि इनकी वेवलेंथ और इनकी जो है फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि बच्चे ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते तब, राइट।
अब शेल नंबर 1 की एनर्जी कुछ और होती है। हाइड्रोजन के केस में हमने पढ़ा है शेल नंबर 1 की एनर्जी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शेल नंबर 2 की क्या होती है हमारी, शेल नंबर 2 की होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताओ, एक आ रहा है शेल नंबर 4 से शेल नंबर 1 में, तो और इसकी क्या होती है हमारे पास शेल नंबर 4 की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो शेल नंबर 4 से यानी 0 पॉइंट माइनस आएगा, सॉरी इसके आगे माइनस आएगा सबके आगे, शेल नंबर 4 से शेल नंबर 1 में आ रहा है, यानी कि -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। दोनों में से बड़ी कौन है, E4 4 वाली। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ माइनस है और माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो उतनी ही बड़ी कंसीडर की जाती है, राइट। तो और ये आ रहा है हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। अब देखो सेम क्या करते हैं हम, n इक्वल्स टू 3। अब देखो मान लो n इक्वल्स टू 3 से हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट कर गए n इक्वल्स टू 1 में। तो अब इन दोनों की जो 3 से 1 में दोनों के दोनों हायर एनर्जी शेल है 3, लोअर एनर्जी शेल जहां डी एक्साइट करके आए हैं वो है 1। तो दोनों की एनर्जी जो रिलीज होगी क्या वो सेम होगी, हाँ वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो सेम होगी। क्यों होगी वो सेम, क्यों होगी बच्चे सेम, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी शेल से आ रहे हैं 3 से और दोनों के दोनों 1 पे आ रहे हैं, राइट। तो दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, हाँ सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाएगी, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 2 से कहाँ आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है। अब यहां से कंसीडर करो इसने एनर्जी रिलीज की कोई E1, यहां से इसने एनर्जी रिलीज की कोई E2, यहां से एनर्जी इसने और ये जो है 3 का E जो ये वाला है, इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो इन दोनों ने एनर्जी रिलीज की हमारी E3 और ये 2 वाले ने एनर्जी रिलीज की मेरी E4। तो अब यहां से जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई यानी कि उसी एनर्जी को ये एनर्जी रिलीज में क्या है, यानी कि फोटॉन्स रिलीज हुए, वो फोटॉन्स ही क्या कहे जा रहे हैं यहाँ पे, ब्लूइश रे, ठीक है। ब्लूइश रे इज एमिटेड, वही ब्लूइश रे किसको बोला गया है, फोटॉन्स को, ठीक है। अब ये जो ब्लूइश रे यानी कि ये जो फोटॉन्स एनर्जी जो रिलीज हुई है, जब इनको पास किया गया एक प्रिज्म से, अब ये एनर्जी रिलीज हो गई सारी, इनको उठा के एक प्रिज्म से पास कर दिया, राइट। तो ये स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और वेवलेंथ सेम भी हो सकती है क्योंकि जब सेम एनर्जी शेल से डी एक्साइटेशन हो रहा है और आ भी सेम एनर्जी शेल पे है, लैंडिंग में सेम एनर्जी शेल पे हो रही है, तो यहाँ से बहुत सारा ये एक स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो वेवलेंथ, ये जो हमें मिली वेवलेंथ, ये जो वेरियस लाइंस मिली वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ जो है वो लाई करेगी विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में। इस पूरे का कंक्लूजन क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी शेल से किसी लोअर एनर्जी शेल में आता है तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और जिसको मैं एनर्जी बोल रही हूँ वो है मेरा फोटोन, यानी कि वो फोटोन रिलीज कर रहा है। और जब इस एनर्जी को जो उसने रिलीज की, उस एनर्जी को मैंने एक प्रिज्म से पास कराया, मतलब मैंने नहीं, जब साइंटिस्ट ने कराया था, प्रिज्म से जब इसको पास कराया गया तो वहां पे डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हुई। अब ये वेवलेंथ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। डिफरेंट कब होगी, जब हायर एनर्जी शेल और लोअर एनर्जी शेल दो, मतलब जितनी भी वेवलेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जितनी भी हम शेल्स को कंपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंट है। और सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब जैसे कि 3 थर्ड n इक्वल्स टू 3, शेल नंबर 3 यानी कि सेम शेल नंबर से डी एक्साइटेशन हो रहा है और आ भी लोअर एनर्जी शेल नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। तब तो जो ये वेवलेंथ है वो हमारी लाई करेगी बच्चे यूवी रीजन में,
विजिबल रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में। और इसी स्पेक्ट्रम को जो ये ऑब्टेन्ड हो रहा है, जो लाई कर रहा है विजिबल, यूवी और इंफ्रारेड रीजन में, इसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई होप इसके बाद तो आपको कोई और क्लैरिफिकेशन देखने की, कोई और एक्सप्लेनेशन देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे कलर की होती है, ब्लूइश रे की फॉर्म में दिखती है, वो ब्लूइश रे, राइट। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओके। देखो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ लिया, राइट। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल यानी कि लोअर लेवल यानी कि हमारा n इक्वल्स टू 1 शेल नंबर में आएगा, तो वो कौन से सीरीज में आएगा। इसमें भी सीरीज होती है, लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, वो भी पढ़ोगे आप, ठीक है। कौन से रीजन में लाई करेगा, यूवी। हमने पढ़ा था ना अभी कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइटेशन यानी कि बच्चे हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी को जब पास किया जाता है प्रिज्म से, तो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। और वो जो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो लाइंस लाई करती हैं यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में एंड हमारा इंफ्रारेड रीजन में, राइट। तो वही यहाँ पढ़ना है हमें। देखो हमने यहाँ हमारे पास जो n है वो हमारा 7 तक ही नहीं जाएगा। हम n इक्वल्स टू हमारा जो है वो n जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि n इक्वल्स टू n मैंने अभी दिया nth शेल से, यानी कि किसी भी शेल से, किसी भी हायर शेल से। यहाँ मेनली हम 7 से ही ले लेते हैं क्योंकि यहीं तक का आता है हमारे एग्जाम में। किसी भी हायर शेल से जब हमारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके शेल नंबर 1 में आता है, तो जो भी वो एनर्जी रिलीज करता है वो सारी एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है मेरी यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, आता ही है। और ये जो सीरीज बनेगी यानी कि जैसे N2 से N1 में आया, N3 से N1 में, N4 से N1 में इलेक्ट्रॉन, N5 शेल नंबर 5 से 1 में, शेल नंबर 6 से 1 में, शेल नंबर 7 से 1 में एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये जो सीरीज है, ये जो पैटर्न है, ये सीरीज है, इसको बोलते हैं बच्चे हम लेमन सीरीज। लेमन सीरीज यहाँ लिखा है मैंने N यानी कि nth शेल से जब मेरा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके शेल नंबर 1 में आएगा, तो जो सीरीज पैटर्न बनेगा वो होगा लेमन सीरीज। और ये सारी सीरीज की जो वेवलेंथ है वो लाई करेगी मेरी यूवी रीजन में। वो कहाँ लाई करेगी बच्चे, मेरी यूवी रीजन में, ठीक है। यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अब देखो, अब बात करते हैं मेरा nth शेल से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके मेरा शेल नंबर 2 में आएगा, 1 में आएगा तो हमने बोल दिया लेमन सीरीज। या अब हम बोलेंगे कि जब हमारा nth शेल से शेल नंबर 2 में आएगा तो हम उसे बोलेंगे बामर सीरीज। वो जो पैटर्न रेज का हमें ऑब्टेन्ड होगा वो होगा हमारा बामर सीरीज। एल साइलेंट होता है, बाल्मर नहीं बोलते, बामर सीरीज, राइट। जैसे N3 से 2 पे आया, 4 से 2 पे आया, 5 से 2, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन चल रहा है, 6 से इलेक्ट्रॉन 2 पे आया डी एक्साइट करके, 7 से 2। अब यहां से डी एक्साइटेशन हो रहा है यानी कि हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल पे आ रहा है, और वो लोअर एनर्जी शेल कौन सा है, शेल नंबर 2। अब यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी वो मेरी लाई करेगी बच्चे विजिबल रीजन में, राइट। लेमन सीरीज की लाई कर रही थी यूवी रीजन में वेवलेंथ, और जो बामर सीरीज की होगी वो लाई करेगी मेरी विजिबल रीजन में, ठीक है। सिमिलरली N यानी कि किसी भी हायर शेल से जब मेरा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके शेल नंबर 3 में आता है, तो वहां जो सीरीज ऑब्टेन की जाती है वो है पाश्चन सीरीज। उस सीरीज को बोलते हैं हम पाश्चन सीरीज।
और उस सीरीज की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि डी एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वेवलेंथ मेरी लाई करेगी नियर इंफ्रारेड वेव्स टू फार इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड टू फार इंफ्रारेड रीजन। हमने 3 ही रीजन पढ़े थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी मैंने समझाया था कि वेवलेंथ लाई करती है यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में एंड इंफ्रारेड रीजन में। तो यूवी में क्या हो गया हमारा, लेमन सीरीज, यानी कि लोअर शेल क्या है, शेल नंबर 1। विजिबल रीजन बामर सीरीज, यानी कि लोअर शेल क्या है, शेल नंबर 2। हमारा इंफ्रारेड, यानी कि हमारे पास लोअर शेल क्या होगा, शेल नंबर 3, जिसे पाश्चन सीरीज बोलते हैं। और अगर nth शेल से मेरी इलेक्ट्रॉन डी एक्स, मेरे नहीं मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड करके शेल नंबर 4 में आएंगे, तब हमारे पास जो सीरीज ऑब्टेन होगी वो उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। पाश्चन सीरीज की वेवलेंथ, यानी एनर्जी जो रिलीज हुई उसकी वेवलेंथ, और ब्रैकेट सीरीज की एनर्जी की वेवलेंथ, दोनों सीरीज की वेवलेंथ लाई करेंगी नियर इंफ्रारेड टू फार इंफ्रारेड रीजन में। आप ये लर्न करो, लेमन सीरीज की लाई करेगी यूवी रीजन में। यहाँ जो लोअर शेल होगा, मैं लिख देती हूं बच्चे, यहाँ जो लोअर शेल होगा वो होगा शेल नंबर 1। यहाँ का बामर सीरीज लाई करेगी विजिबल रीजन में। लोअर शेल शेल नंबर 2, पाश्चन सीरीज लोअर शेल शेल नंबर 3, और ब्रैकेट सीरीज लोअर शेल यानी कि शेल नंबर 4। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताना, करते हैं इसको रिजॉल्व। तो देखो बच्चों, हमें पता है हमने क्या लिया, यहाँ शेल नंबर 1 है, ये है शेल नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, शेल नंबर 1 से एक्साइट करके जा रहा है बच्चे शेल नंबर 2 में। तो शेल नंबर 1 से जब उसे शेल नंबर 2 में जाना है, यानी उसे अपग्रेड करना है ऊपर, लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जाना है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। राइट, एनर्जी का क्या होगा यहाँ, अब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। वो एनर्जी क्या है, फोटोन, और एनर्जी क्या है हमें पता है, एच न्यू, एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू हमने पढ़ा है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा, फोटोन मतलब एनर्जी, फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा और हायर शेल यानी कि शेल नंबर 2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है जो डी, अब यही इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके शेल नंबर 2 से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन यानी शेल नंबर 1 में आ रहा है। अब जब वो शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में आएगा, तो जो एनर्जी का फोटोन उसने अब्सॉर्ब किया था ऊपर हायर शेल में जाने के लिए, अब वो उस फोटोन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, यानी कि वो एनर्जी को रिलीज कर देगा जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा। राइट, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, क्योंकि उसने एच न्यू एनर्जी का ही फोटोन अब्सॉर्ब किया था। राइट, अब देखो हमने एनर्जी के 2 लेक्चर पहले बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, जूल पर एटम में देखे थे, किलो कैलोरी पर मोल में, और हमने देखा था हमारा ये किलो कैलोरी पर, क्या हो गया, सॉरी, हाँ देखो हमने एनर्जी का देखा था जूल पर एटम में, हमारा किलो कैलोरी पर मोल में, किलो जूल पर एटम में, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये चीजें हम देख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जूल पर एटम में हमने पढ़ा बच्चे, एनर्जी हमारी जूल पर एटम में क्या होती है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। जेड क्या है बच्चे, यहाँ एटॉमिक नंबर, एम क्या है यहाँ पे हमारा शेल नंबर। ठीक है, अब देखो जब मैं इस E1 की एनर्जी, शेल नंबर 1 की एनर्जी लिखूंगी E1 इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला इन जूल पर एटम, तो क्या आएगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर, क्योंकि एटम हमारा सेम है यहाँ, जेड स्क्वायर, और चेंज क्या है हमारा N1, शेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ N1 का स्क्वायर,
और ये क्या आ जाएगा, जूल पर एटम। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी इस इलेक्ट्रॉन की जो बैठा है शेल नंबर 2 में, तो वो कितनी है, जब वो शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में आएगा तो वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, E2 इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो एनर्जी का गैप, एनर्जी डिफरेंस, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बच्चे, डेल्टा ई, और डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, E2 यानी कि ये वाला हायर एनर्जी शेल माइनस E1 लोअर एनर्जी शेल। ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब E2 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये वाली माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, यह वैल्यू पुट की, माइनस E1 की वैल्यू पुट करो, E1 की वैल्यू क्या है, माइनस 2.18 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, अब ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहां हो गया प्लस। ठीक है, तो इसको एक बेटर वे में देखने के लिए, बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ये प्लस वाली वैल्यू को आगे, हाँ क्योंकि माइनस में तो ये वैल्यू जा रही है हमारी N2 वाली, तो ये पीछे आ गई, राइट। अब इसमें बच्चे कांस्टेंट क्या है, 2.18 10 की पावर माइनस 18, दोनों में कांस्टेंट, एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम, कांस्टेंट तो Z कांस्टेंट। डिफर क्या कर रहा है, क्या चीज वेरी कर रही है, वो है मेरा शेल नंबर, एक बार शेल नंबर 1 है, एक बार मेरा शेल नंबर 2 है। ठीक है, तो शेल नंबर वेरी कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या मैं डेल्टा ई को लिख सकती हूँ 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर, क्या वेरी कर रही है, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और एनर्जी की बात हम किस में कर रहे हैं, किस यूनिट में, जूल पर एटम में। ठीक है, जूल पर एटम, तो ये आ गया हमारा एनर्जी गैप जूल पर एटम में, जब हमें किसी भी दो शेल में निकालना हो। जरूरी नहीं कि N1 और N2 की जगह पे 1 2 ही आएंगे, हो सकता है यहाँ पे बोल दिया हो शेल नंबर 2 है और कहाँ से एक्साइट करके आ रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है शेल नंबर 4 से, तो आप N2 की जगह लिख दोगे शेल नंबर 4, और कहाँ एक्साइट करके आ रहा है, शेल नंबर 2 में। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना बच्चे 2.18 10 की पावर माइनस 18, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, क्योंकि रेडबर्ग ने दिया था तो उसने अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया इस कांस्टेंट का, इसे बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम RH से। ठीक है, RH से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा था जब हमने एनर्जी गैप निकाला था E2 माइनस E1 करके, तो जूल पर एटम में हमारा एनर्जी गैप क्या आया था 2.18 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर, जहां Z क्या है एटॉमिक नंबर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, ये आया था अभी। तो एक बात बताओ, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू, H क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या है बच्चे हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, ये है हमारी C क्या है हमारे पास, C इज हमारी स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, और न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या मैं एनर्जी में E इक्वल्स टू H न्यू पे न्यू की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ C बाय लैम्डा, हाँ लिख सकती हूँ। तो मेरे पास एनर्जी क्या आएगी E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, वही यहाँ पे डेल्टा E की जगह मैं लिख सकती हूँ HC बाय लैम्डा, क्योंकि मुझे अपना जो आंसर है वो लैम्डा की फॉर्म में यानी वेवलेंथ की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है HC बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2.18 10 की पावर माइनस 18 Z स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रख दी, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है,
इस HC यानी HC क्या है, कांस्टेंट, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ निकालनी है, तो HC को मैं रख दूंगी इसके नीचे, ये आ गया मेरा HC, ठीक है, ये सब सेम है। और लैम्डा मुझे वेवलेंथ किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में। लैम्डा वेवलेंथ किस में, वेवलेंथ हमारी आएगी सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन वेवलेंथ है, तो सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बच्चे 6.626 10 की पावर -34। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। और ये रख दिया ऐसे ही z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2² पर सेंटीमीटर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ये पूरी जो कांस्टेंट वैल्यू है मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो बच्चे मेरे पास आएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 क्या आएगा 109,677 z² जो हमारा था पहले ही कांस्टेंट, अब 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2² सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो 109,677 है ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे कि ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है। बच्चे ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है जूल में, ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की 2.18 10 की पावर -18 जो वैल्यू है ये जूल में है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर जूल में पूछी है तो आप ये वैल्यू पुट डाउन करोगे, और अगर आपसे हमें वेवलेंथ निकालना है तो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ये 109,677, जूल में ये वाली वैल्यू और सेंटीमीटर इनवर्स में ये वाली वैल्यू। अब एक बात बताओ मुझे, वेव नंबर क्या पढ़ा था हमने, बिल्कुल सिंपल सी चीज जो दिमाग में रखनी है, वेव नंबर, ये था वेव नंबर। वेव नंबर क्या था, वेव नंबर था मेरा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो क्या 1 अपॉन लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ वेव नंबर, हाँ लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास वेवलेंथ के साथ साथ क्या है बच्चे, ये वेव नंबर है, ये क्या है हमारा वेव नंबर है, ये है हमारी वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ रिलेशन। तो ये न्यू बार क्या है हमारा वेव नंबर, ये याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि एनर्जी फाइंड आउट करो, n1 दिया है n2 दिया है, जूल पर एटम में एनर्जी निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। आपसे दिए पूछा है वेवलेंथ निकालो सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और आपसे पूछ लिया कि वेवलेंथ भी निकालो और वेव नंबर भी निकालो, तो बच्चे वेवलेंथ जब आप यहाँ से निकालोगे आप 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, तो जो 1 अपॉन वेवलेंथ आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी वेव नंबर। ये कंफ्यूज मत होना कि वेव नंबर कहाँ से निकाले, वेव नंबर तो बताया नहीं। वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यही है हमारा वेव नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हमने कैसे कैसे किया है, ठीक है, पूरा डिराइव करा दिए। पूरी डेरिवेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है नीट वाले बच्चों को, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं आती है। ये आपको ये समझाया गया है कि कहाँ कहाँ से निकला, ताकि आपको जो है लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप डायरेक्टली अपने फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए और फिर आंसर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ठीक है। अब देखो हम इतनी देर से बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने को बोलेगा। अब मान लो आपको बोल दिया कि स्पेक्ट्रल लाइंस n हमें दे दिया, हायर शेल 10 है, लोअर शेल 6 है, तो आप क्या एक एक करके काउंट करने बैठोगे, तब तक तो एग्जाम का टाइम ही खत्म हो जाएगा बच्चे। तो इसीलिए कैसे काउंट करेंगे, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम, हम बात करेंगे सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस की, यानी कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से डी एक्साइट करके लोअर एनर्जी शेल में आ रहा है, ठीक है, तभी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है उसे बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। इसमें हमारे पास बच्चे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है हमारा कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है किसी भी शेल नंबर से और फाइनली वो डी एक्साइट करके कहां पहुंच रहा है n = 1, मीन्स
ग्राउंड एनर्जी शेल, सबसे लोअर एनर्जी शेल यानी कि n इक्वल्स टू 1, जैसे ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं, ग्राउंड एनर्जी शेल, उस पे पहुंच रहा है। हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो, लेकिन फाइनली वो आ रहा है हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल पे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे काउंट करेंगे? मान लो आपको बोल दिया गया कि हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करो, शेल नंबर हमें दे दिया 20 और आ रहा है हमारे पास वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे। तो अब आप क्या एक एक करके 20 से 1, 19 से 1, 18 से 1, 17 से 1 ऐसे तो नहीं करोगे, ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चे n -1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब हायर एनर्जी शेल तो कुछ भी हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी शेल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोअर एनर्जी शेल वो कहाँ डीएक्साइट करके आखिरी में आना चाहिए? वो हमारा ग्राउंड एनर्जी शेल पे आना चाहिए लास्ट में, यानी कि n इक्वल्स टू 1 पे लैंडिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, n क्या है हमारे पास? जहां से वो डीएक्साइट कर रहा है, यानी कि हायर शेल नंबर, हायर एनर्जी शेल। ठीक है, हायर एनर्जी शेल। अब देखो, मान लो हम निकालते हैं कि हमारे पास 4 से, शेल नंबर 4 से मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ डीएक्साइट करके? शेल नंबर 1 में। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास N2 यानी कि आ कहां से रहा है बच्चे हमारे पास? शेल नंबर 4 से। तो n की जगह क्या रखेंगे हम? शेल नंबर 4 यानी हायर एनर्जी शेल। कहां से आ रहा है? 4 से। 4 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 4 -1 क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास? बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? 4 -1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 12, ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12, और डिवाइड करोगी 2 से आ जाएंगी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्टेन्ड होंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब ये तो हमने बच्चे कर लिया कि अगर वो किसी भी एनर्जी शेल से आ रहा है लेकिन उसकी लैंडिंग कहाँ हो रही है? फाइनली शेल नंबर 1 में। अब मैं बोलती हूं कि मान लो ऐसा केस आ जाए आपके पास कि वो किसी भी शेल नंबर से, यानी कि मान लो वो शेल नंबर 10 से आ रहा है और वो लैंड किया हमारा शेल डीएक्साइट होके आया इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 6 पे, तो अब आप कैसे निकालोगे? तो ये फॉर्मूला थोड़ी ना लगाओगे, गलत आएगा आंसर। तो वो केस है केस नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट करता है किसी भी शेल नंबर से, यानी शेल नंबर 2 से, और आता है शेल किसी भी शेल पे, यानी कि N1 शेल बोल दिया हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बच्चे 2। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो इसने बोल दिया हमें कि शेल नंबर 10 से आ रहा है और कहाँ आ रहा है हमारा? शेल नंबर 6 में। तो आप N2 की जगह क्या रखोगे? शेल नंबर 10, यानी N2 क्या है? हायर एनर्जी शेल। N1 की जगह क्या रखोगे? शेल नंबर 6 ब्रैकेट, N2 शेल नंबर 10 माइनस N1 शेल नंबर 6 प्लस क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। अब 10 में से 6 4, ये क्या हो जाएगा? 10 में से 6 4 प्लस 1 क्या हमारा? 5। ठीक है, ये आ जाएगा 2, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी ऑब्टेन्ड होगी? यहाँ 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड होगी। तो ये है हमारा N2 शेल से N1 शेल में आ रहा है, यानी कि लैंडिंग किसी भी हायर एनर्जी शेल से किसी भी शेल पे हो रही है लैंडिंग, लेकिन वो शेल ग्राउंड लेवल का नहीं है, यानी लोवेस्ट शेल नंबर 1 नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट कर रहा है किसी भी हायर शेल से और वो लैंड कर रहा है हमारे शेल नंबर 1 में, यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी शेल में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमने एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करने सीख लिया, और अभी इतना बोल बोल के टंगी स्लिप हो रही है, और अभी हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल्स टू N-1, यानी कि जहां पे वो स्पेक्ट्रल लाइंस जाके अब्जॉर्ब कब होंगी बच्चे? अब्जॉर्ब कब बोल रहे हैं हम? जब हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से जाएगा हायर एनर्जी शेल में। कंसीडर कीजिए कि मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है शेल नंबर 1 से फोटोन को एब्जॉर्ब करके शेल नंबर 3 में, तो आप स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो,
तो आप निकालोगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगी, कहाँ से जा रहा है हमारे पास शेल नंबर 3 से, शेल नंबर 1 से कहाँ पहुंच रहा है शेल नंबर 3 में, तो हम यहाँ n लेंगे हायर एनर्जी शेल को, ठीक है, हम शेल लेंगे हायर एनर्जी शेल, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो मेरी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आ जाएंगी बच्चे 2, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे अपना और इम्प्रूव करना हो किस तरह से आपको पढ़ाना है, कुछ कमी रह गई हो लेक्चर में, तो प्लीज़ वो भी लिखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको भी इम्प्रूव करूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके, क्योंकि वो मेरा फोटोन है, आपका कमेंट मेरा फोटोन है। जब वो फोटोन मुझे मिलेगा तो मैं भी एक्साइट कर जाऊंगी हायर एनर्जी शेल में, फिर आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।